स्पेसिफिक या एडाप्टिव इम्यून सिस्टम पर बात करते हुए हमने कुछ किरदारों के बारे में भी तज़किरा किया था। मैं लिख दूं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो कि किसी खास पैथोजन के खिलाफ होता है, उसके बारे में जब हमने बात की तो हमने कहा था कि हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स के दरमियान होता है, जो और ज़रूरी नहीं है कि कोई पैथोजन जो है हमारे सेल्स के अंदर घुस चुका हो, ये उस वक्त होता है। जबकि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स उस वक्त होता है कि जब कोई पैथोजन जो है वो घुस बैठिया हो चुका हो, दाखिल हो चुका हो। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में हमने बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स के बारे में बात की थी, जो कि इसमें सारे मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक मैं स्पेसिफिक ये ख़ास तरह का बी सेल बना रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा कि हर बी सेल पर जो है ख़ास तरह की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं और उसमें अरबों करोड़ों अरबों तरह की होती हैं। तो ये ख़ास तरह की इस पर एंटीबॉडी लगी हुई है और ये पैथोजन से स्पेसिफिक है जिसके साथ ये बाइंड कर सकती है। फर्ज कर लीजिए ये वायरस है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई पैथोजन है। अब ये बी सेल जो है क्या करेगा, अब ये एक्टिवेट, अगर ये सब कुछ हमेशा इस तरह से नहीं होता, लेकिन जब ये इस तरह से इसके साथ आके अटैच होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये तकसीम होगा, डिवाइड होगा और डिफ्रेंशिएट होगा। और ये मेमोरी सेल में तकसीम होगा और इफेक्टर बी सेल्स में तकसीम होगा। और आपको जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मेमोरी सेल एक तरफ जाके कोने में बैठ जाएंगे और आइंदा जब कभी भी इस पैथोजन का हमला होगा तो ये क्या करेंगे, ये अब एक बार फिर एक्टिवेट हो जाएंगे और अपनी याददाश्त को इस्तेमाल करेंगे। और इफेक्टर बी सेल्स क्या करेंगे, इफेक्टर बी सेल्स दरअसल एंटीजन बनाने की फैक्ट्रियों में तब्दील हो जाएंगे। ये कहेंगे अपनी तादाद बढ़ाएंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, यानी कि बहुत तेजी के साथ अपनी तादाद बढ़ाएंगे। और ये जो है ये अपनी ये जो सेल बाउंड जो एंटीजेंस हैं, ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर सेल पर स्पेसिफिक 10,000 के लगभग एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, सिर्फ चंद यहाँ पर बना रहा हूँ। तो अब क्या है कि ये जो मेमोरी वाले जो है ये तो आके कोने में दुबक के बैठ जाएगा ताकि आइंदा के हमले के लिए ये अपने आप को तैयार रखे कि जब हमला हो तो फौरी तौर पर इसी पर्टिकुलर पैथोजन को पहचान सके। जबकि इफेक्टर बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी फैक्ट्रीज में तब्दील हो जाएंगे। एंटीबॉडी फैक्ट्रीज क्या करती हैं, ये बड़ी तेजी के साथ वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, वो एग्जैक्ट एंटीबॉडी जो कि इस खास पैथोजन को शनाख्त या उससे अटैच होने वाली है, इसको बना बना के बॉडी लिक्विड में, बॉडी फ्लूइड्स में फेंकना शुरू कर देंगे ताकि ये उस खास एंटीजन को जो कि इसकी शनाख्ती अलामत है इस पैथोजन की, उसके साथ अपने आप को ये अटैच कर लें ताकि दूसरे जो सेल्स हैं वो इसको पहचान सकें, मैक्रोफेजेस। और ये जो है ये हमने कहा था कि ये जब इसको जैसे इसके साथ अटैच होगा, इंटरेक्शन होगा, ये इसको हड़प कर लेगा, एंडोसाइटोसिस का अमल होगा और फिर इसके टुकड़े उड़ाएगा। टुकड़े उड़ाने के बाद जो है इसको MHC2 अपनी मेम्ब्रेन पर ले जाके MHC2 मॉलिक्यूल या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे ये इसको ले जाकर प्रेजेंट कर देगा, पेश कर देगा इसका एक टुकड़े को। ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था। तो इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। अब इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है जिसमें कि MHC2 भी कॉम्प्लेक्सेस भी इन्वॉल्व है, आखिर होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की, क्योंकि अब ह्यूमरल पे हमने अच्छी खासी बात कर ली। तो ये टी सेल्स पर डिपेंड करता है और आपको जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये टी सेल्स इसलिए कहते हैं कि थाइमस में मैच्योर होते हैं, थाइमस में मैच्योर होते हैं। और वैसे तो इनकी डेवलपमेंट बोन मैरो में होती है, बी सेल की भी और टी सेल की भी, लेकिन जो टी सेल्स जो है वो मैच्योर होते हैं थाइमस में। तो इनकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हेल्पर टी सेल्स जिनको हम टी सब्सक्रिप्ट H लिखते हैं, जबकि जो दूसरे इनके होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं, यानी कि सेल्स को हलाक करने वाले टी सेल्स साइटोटॉक्सिक, इनको हम टी सब्सक्रिप्ट C लिखते हैं। इन पर मैं अगली वीडियो में बाद में बात करूंगा, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। तो अब ये जो है ये जो बी सेल है ये एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज बहुत तेजी के साथ पैदा करता है। और एक ओवरव्यू के लिहाज से तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स में किस पैथोजेंस के खिलाफ ये बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि ये दूसरे मैक्रोफेजेस को ये अलर्ट कर देता है और
वो जो है वो फिर इस पर्टिकुलर पैथोजन पे अटैक कर देते हैं और ये अपनी सरफेस पर ले आता है और उसी पैथोजन के खिलाफ फिर ये पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद देता है और ये सब टैगिंग का काम होता है, इफेक्टर बी सेल बन जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब का सब जो है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर यानी कि ह्यूमर के अंदर, बॉडी ह्यूमर्स के अंदर ये चीज़ हो रही होती है। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इस पर मैं जैसे मैंने कहा मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। ये दरअसल हमला कर देते हैं उन सेल्स पर जिनके पर ऑलरेडी, जिन पर पहले ही हमला हो चुका हो, यानी कि घुस बैठी हो, उनके अंदर दाखिल हो चुके हैं, या यूं कहें कि वो सेल्स बजाते खुद मुतासर हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी चीज़, किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया या किसी और पैथोजन से मुतासर हो चुके हैं। वो कैंसरस सेल भी हो सकते हैं, वो एबनॉर्मल सेल्स भी हो सकते हैं। तो ये हर किस्म के मुतासरा या इन्फिल्ट्रेटेड सेल्स पे अटैक कर देते हैं, एबनॉर्मल सेल्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें या तो ख़त्म कर देते हैं या ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये सारे के सारे लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। ये टी सेल्स भी लिम्फोसाइट्स में, आपको पता है कि ये ल्यूकोसाइट का एक साइट्स की एक सब टाइप है, बी सेल भी और टी सेल भी। ये सब के सब जो हैं ये ल्यूकोसाइट्स की एक किस्म है, क्योंकि ये सब के सब बोन मैरो में डेवलप होते हैं। लेकिन ये जो बी सेल हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और जो कि जाकर अटैच होती हैं और अटैक करती हैं। और ये टी सेल जो है या यूके साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये उन सेल्स को पर अटैक करता है जो ऑलरेडी पहले से मुतासर हो चुके हैं। अब सवाल ये कि ये जो हेल्पर टी सेल है, ये जो साहब यहाँ बैठे हुए, इनका मकसद क्या है? हमने साइटोटॉक्सिक पे भी बात कर ली, हमने बी सेल पर भी बात कर ली, लेकिन ये हेल्पर कहाँ है? तो जनाब अली, ये जो हेल्पर है दरअसल ये एक तरह का, ये बजाते खुद जाकर किसी सेल को, किसी पैथोजन को ख़त्म नहीं करता, बल्कि ये इम्यून सिस्टम में अलार्म बजाने का काम करता है। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये एक तरह से अलार्म बजाने वाला चौकीदार है। और हमने जब पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ पर हमारे पास ये मैक्रोफेजेस होते हैं या डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं जो कि किसी भी पैथोजन को हड़प करते हैं, उसके टुकड़े उड़ाते हैं और फिर MHC2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे अपनी सरफेस पे ले जाके उसको प्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद जो है यही काम जो है बी सेल भी करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। बी सेल जो होते हैं वो किसी ख़ास पैथोजन के खिलाफ काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ एक डेंड्रिटिक सेल, क्योंकि डेंड्रिटिक सेल जो है वो हेल्पर टी सेल के मामले में ज़्यादा बेहतर एक्टिवेटर का काम करता है। यूँ कह के उमूमन एक्टिवेशन का काम जो है हेल्पर टी सेल का वो डेंड्रिटिक सेल्स के ज़रिए होता है। तो ये एक डेंड्रिटिक सेल है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें शाखे सी डेंड्राइट्स सी निकली हुई होती हैं और इसीलिए आप इसको डेंड्रिटिक सेल भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा डेंड्रिटिक सेल और ये एक फेजोसाइट है और ये किसी पैथोजन, किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस को हड़प कर चुका है, उसके टुकड़े भी उड़ा चुका है। अब इसने क्या किया, ये भी MHC2 कॉम्प्लेक्स पर पेश कर देगा, अपने मेम्ब्रेन पर MHC2 कॉम्प्लेक्स पे ले जाके इसका जो टुकड़ा होगा उसको ले जाके ये पेश कर देगा, जिसको ले जाएगा अपनी सरफेस पे ले जाएगा। और जाहिर बात है कि ये जो है इससे पता चलेगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ख़तरनाक हो सकती है, जिस पर के बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलार्म बजा देना चाहिए। और ये कहता है कि मेरे पास कुछ है, देखो हेल्पर टी सेल, मेरे पास कुछ है जो शायद ख़तरनाक हो सकता है और मेरा ख्याल है तुम्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब ये हेल्पर टी सेल जो है ये आ जाएगा, हेल्पर टी सेल ये जनाब यहाँ आ जाएगा और इसके जो रिसेप्टर होंगे ये भी बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस का हिस्सा है, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो इसके ऊपर जो सरफेस एंटीजेंस होंगी वो ख़ास तरह की होंगी, बहुत ही ख़ास तरह की होंगी। और वो उस ये जिस तरह के हमने बी सेल में हमने देखा था कि बी सेल में स्पेसिफिक एंटीजेंस होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से टी सेल में भी एंटीजेंस होती हैं और ये भी उसी तरह डेवलपमेंट के दौरान DNA की शफलिंग से बनती हैं और ये बहुत स्पेसिफिक होगी इस खास पेप्टाइड चेन के लिए, इस खास पार्ट ऑफ पैथोजन के लिए। अब ये जो इफेक्टर, ये जो हेल्पर टी सेल है, एक और हेल्पर टी सेल है, इसका जो सरफेस एंटीजेंस होंगी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन ये इससे मुख्तलिफ होगा, लिहाजा ये इसके साथ आकर अटैच नहीं होगा, डेंड्रिटिक सेल के साथ आकर अटैच नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा वाला जो हेल्पर टी सेल है
इस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, क्योंकि हम स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिसिटी की वजह से, स्पेसिफिक होने की वजह से इससे आके अटैच होगा। और शफलिंग के अमल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो जिस तरह के बी सेल में था कि लाखों करोड़ों अरबों किस्म के ऊपर एंटीजेंस होती हैं, हर सेल पे अलग अलग तरह की होती हैं, एक सेल पे एक तरह की होंगी, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों सेल्स पर अरबों खरबों तरह की ये एंटीजेंस मौजूद होते हैं। तो ये बार ये एक्टिवेट नहीं होगा, बल्कि दूसरा वाला जो कि इस वक्त जिसको मैं अटैच होता हुआ दिखा रहा हूं वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो मैच कर रहा है, उसकी एंटीजन सरफेस एंटीजन मैच कर रही है उस डेंड्रिटिक सेल में जो एमएचसी के साथ अटैच हुआ है पॉलीपेप्टाइड उसके साथ। तो हम क्या कहेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ये जो हेल्पर टी सेल है अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर मैं कहूंगा ये पहले नाइव था। नाइव से मुराद कोई भी ऐसा बी सेल या टी सेल या कोई भी ऐसा सेल जो नॉन मेमोरी हो और नॉन इफेक्टर सेल हो, जो कि किसी इससे पहले एक्टिवेट नहीं किया गया हो, उसको इससे पहले कभी एक्टिवेट नहीं किया गया हो, लेकिन जैसे ही इसके साथ कोई आके ये एंटीजन अटैच होगी, या यूं कहें कि ये किसी मशकूक एंटीजन के साथ ये छुएगा, तो ये नाइव नहीं रहेगा, नॉन नाइव सेल बन जाएगा, क्योंकि अब ये एक्टिवेट हो गया है। यानी एक्टिवेशन होते के साथ ही ये नॉन नाइव सेल में तब्दील हो जाएगा। तो और यही मामला जैसा कि बी सेल में हमने देखा था, ये भी अब एक्टिवेट होते के साथ ही ये भी अपने आप को डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट करेगा इफेक्टर सेल में, यानी कि इफेक्टर हेल्पर टी सेल्स में अपने आप को तब्दील करेगा, पहला काम। बहुत माजरत, मुझे बहुत बार खांसी आ रही है, मेरा इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्स किया जा रहा है। और साथ ही साथ मेमोरी हेल्पर टी सेल्स में। अब ये सब का सब एक्टिवेशन के बाद है। अब ये जो मेमोरी टी सेल है ये क्या करेगा, ये जाहिर बात है कि मेमोरी हेल्पर टी सेल भी अपनी कॉपियां बना के एक तरफ रख देगा, जो कि मुस्तकबिल में ये क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक के लिए जिंदा रहते हैं, तो ये मेमोरी सेल जो हैं आगे जाकर अपने मखसूस एंटीजन, सरफेस एंटीजन के साथ जो है कोने में बैठ जाएंगे, ताकि आइंदा जब कभी भी इस पैथोजन का हमला हो तो ये जो है ये इसका जवाब दे सकें। अब बी सेल जो थे, इफेक्टर बी सेल जो थे, वो पर्टिकुलर एंटीजन बनाकर बॉडी फ्लूइड्स में बाहर निकाल रहे थे, निकाल के फेंक रहे थे। अब यहां पर जो इफेक्टर टी सेल है, इफेक्टर हेल्पर टी सेल जो है, ये क्या करेगा, ये भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। और ये जो है, ये यूं कहिए कि ये जो इफेक्टर टी सेल है ये अलार्म रेज करेगा। मैंने आपसे कहा था कि ये अलार्म बजाने का काम करेगा, तो ये इम्यून सिस्टम का अलार्म बजाएगा। अलार्म कैसे बजाएगा? अलार्म इस तरह से बजाएगा कि ये खास तरह की ये इसके रिसेप्टर है, ये अब एक्टिवेट हो चुका है और इफेक्टर सेल बन चुका है। अब ये जो वर्जन है जो कि एक्टिवेट हो गया है और इफेक्टर सेल बन चुका है, न सिर्फ ये कि अपनी कॉपीज बढ़ाएगा, कॉपीज तेजी से बनाएगा, बल्कि साथ ही साथ ये इफेक्टर सेल है, साथ ही साथ ये साइटोकाइंस नाम के मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स रिलीज करना शुरू कर देगा, यानी कि ये बाहर निकालना शुरू कर देगा। साइटोकाइंस भी हाँ खास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी खास एंटीबॉडी से स्पेसिफिक होते हैं, करोड़ों अरबों किस्म के साइटोकाइंस होते हैं, लेकिन ये इस खास एंटीबॉडी से रिलेट करने वाले साइटोकाइंस जो हैं वो निकालना शुरू कर देगा, ताकि इम्यून के सिस्टम के जो दूसरे सेल्स हैं वो इस सिग्नल को समझ लें और होशियार हो जाएं। ये जो पॉलीपेप्टाइड्स चेन है, और जब ये जो है ये जब दूसरे सेल्स के साथ, इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स के साथ से टच होते हैं या उनमें दाखिल होते हैं, तो ये इम्यून रिस्पांस को बढ़ाते हैं, या यूं कहें कि गियर अप करते हैं, एक्टिव करते हैं दूसरे सेल्स को। तो एक तरह से हमें इसको कह सकते हैं कि ये केमिकल अलार्म है या एक पेप्टाइड अलार्म बेल हम इसे कह सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो केमिकल है, ये पूरी बॉडी में, मतलब मुतासरा इलाके में सब जगह पर ये फैल जाते हैं, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ ये बी सेल को भी इस बात की हिदायत देता है कि अपनी तादाद बढ़ाओ, अपनी तादाद बढ़ाओ, यानी ये मखसूस तरह के
बी सेल्स को जो कि एक्टिवेटेड है उनसे मुसलसल ये कहता रहता है, और ये साइटोकाइंस आता रहेगा, ये कहता रहेगा कि अपनी तादाद बढ़ाओ। ये आम तौर पर ये इस तरह से होता है। अब जाहिरी बात है कि बी सेल, बीटा सेल्स का या बी सेल्स का हर वक्त एक्टिवेट होना भी अच्छा नहीं है, और हमने कहा था कि जी बी सेल जो हैं वो इस तरह से होते हैं और इनके ऊपर ख़ास तरह की एंटीबॉडीज़, सरफेस एंटीजेंस जिसको हम कहते हैं, वो मौजूद होती हैं। ये एंटीबॉडीज सरफेस में मौजूद होती हैं और इनका एक पर्टिकुलर वर्जन होता है। पर्टिकुलर वर्जन जो है वो क्या होता है, वो किसी ख़ास पैथोजिन के साथ एक तरह से की का काम करता है। यही होगा कि अगर पैथोजिन की है तो ये लॉक का काम करता है, इसके साथ जुड़ते के साथ ही ये एक्टिवेट हो जाता है और ये इसको हड़प करके इसके टुकड़े उड़ा देता है और इसके कुछ पार्ट को MHC2 प्रोटीन, जो कि सरफेस प्रोटीन होता है, सरफेस मॉलिक्यूल होता है, उस पर से अटैच करके ये इसको प्रेजेंट कर देता है और ये फिर हम एक्टिवेट करने, और फिर ये डिफरेंशिएट होता है, डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है और फिर सब कुछ अमल होता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, ये जो है ये काटता है सब कुछ, इसको ये पैथोजन को काट कूट के इसके टुकड़ों को सरफेस पे प्रेजेंट कर देता है एंटीजन की शक्ल में, उस पार्ट की शक्ल में। लेकिन अभी ये एक्टिवेट, अमूमन ये होता है कि ये एक्टिवेट नहीं होता। ये यूं समझ ले कि ये अभी अपने स्टडी स्टेट में है, या यूं कहें कि स्टेशनरी स्टेट में है, अभी एक्टिवेट होने के लिए तैयार है लेकिन एक्टिवेट हुआ नहीं है। ये इंतजार करता है अपने एक्टिवेट होने के लिए हेल्पर टी सेल की तरफ से सिग्नल का, क्योंकि हेल्पर टी सेल भी इसी खास, जारी बात है पैथोजन एक दो तो नहीं होते, बल्कि ये तो बहुत सारे पैथोजन होते हैं। तो ये इसको किसी खास डेंड्रोटिक सेल ने खा लिया इस पैथोजन को, और ये वायरस भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई और ऐसी चीज, कोई और पैथोजन हो सकता है। इसने खा लिया, इसके टुकड़े उड़ा दिए, टुकड़े उड़ाने के बाद इसके जो एक किसी भी खास कटे हुए टुकड़े को इसने MHC2 प्रोटीन के साथ प्रेजेंट कर दिया अपने मेम्ब्रेन पर। अब यहां पर एक खास हेल्पर टी सेल आएगा, ये आया हेल्पर टी सेल, और ये आके क्योंकि ये इस खास एंटीजन के साथ, सरफेस एंटीजन के साथ, जो कि इस वक्त MHC2 प्रोटीन के साथ, MHC2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ है, इसके साथ ये यूं कहें कि जुड़ने की सलाहियत रखता है, तो ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि ये इसको शनाख्त कर लेगा कि अच्छा ये वो एंटीजन है जिसके लिए खास तौर पर मेरे सरफेस प्रोटीन मौजूद हैं, और ये इसको अटैच होकर अब ये जो है ये एक्टिव हो जाएगा। ये खास, किसी भी खास, याद रखिए हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करें, ये हर किसी के लिए नहीं होगा, बल्कि अपने से मुमासलत रखने वाले, अपने से मुताबिकत रखने वाले इस पार्ट के साथ ही बाइंड होने के बाद ये एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये पहुंचेगा यहां पहुंच के क्या होगा, अब ये एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने के बाद जब ये इसके साथ, इस पर्टिकुलर बी सेल के साथ आकर अटैच होगा इस MHC2 प्लस एंटीजन के साथ, तो ये कहेगा ओ ये वही चीज है जो कि मुझे वहां डेंड्रिटिक सेल के साथ मुझे अटैच हुई हुई मिली थी, और ये एक पैथोजन का पार्ट है और ये यहां पर भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैथोजन है इसने हमला कर दिया है, और अब ये टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन के नतीजे में बी सेल भी एक्टिवेट हो जाएगा, और ये फिर सारे काम वही शुरू कर देगा जो हमने पहले बताए थे। तो ये टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, और अब जो बी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगा, डिफरेंशिएट होगा, यूं कहें कि मल्टीप्लाई होगा और डिफरेंशिएट होगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, और फिर सारा काम होगा। अब सवाल ये कि ये डबल सिस्टम की जरूरत है ही क्या है? तो मेरा ख्याल है, कम से कम मेरा अपना ख्याल है कि ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है, क्योंकि जब भी कोई वायरस या कोई और पैथोजन जो है वो आके अटैक करता है, तो हो सकता है कि इम्यून सिस्टम के बी सेल अपने तौर पर, अगर ये मैकेनिज्म ना होता तो गलती से अपने आप को खुद ही एक्टिवेट कर लेता, किसी ऐसी चीज के खिलाफ एक्टिवेट हो जाता जो कि बाहर से नहीं है, ना ही कोई पैथोजन है, बल्कि जिस्म की कोई जरूरी चीज है जो कि हमारे लिए मासूम है या जरूरी है। तो ये जो चीज है, ये अगर ये अपने तौर पर एक्टिवेट हो जाती तो ऑटो इम्यून रिस्पांस पैदा हो जाता, और ऑटो इम्यून रिस्पांस बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि उसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपनी ही बॉडी पर, हमारे अपने ही जिस्म पर
हमला कर देता है। तो ये डबल हैंडशेक या जो दो दो मरतबा डबल चेक सिस्टम जो है, इसका मतलब यह है कि ये सारा का सारा इम्यून रिस्पॉन्स उसी वक्त एक्टिवेट होगा जब टी सेल, हेल्पर टी सेल आकर इसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि ये अंधाधुंधी में कुछ नहीं होगा। तो ये किसी भी किस्म की गलती से हमें बचाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने हेल्पर टी सेल पर खासी हद तक आप बात वाज़े कर दिया और शायद आप कंफ्यूज भी नहीं हुए। अगली वीडियो में मैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पर बात करूंगा, और यहाँ ये साइटोटॉक्सिक की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।